हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। तो स्वागत है आप सबका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी क्लासेस में। तो जैसा कि आप लोग थंबनेल में देख लिए, ये आपका जो 4 फरवरी को जो क्लास 10th का बच्चों का एग्जाम होने वाला है, फाइनल बोर्ड एग्जाम, उसके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आ गया। सब्जेक्टिव रहने वाला है ये पेपर आपका, ठीक है। तो देखिए, और ये हिंदी ए रहने वाला है, ठीक है। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। चैनल पर न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने फ्रेंड्स को भी ये वीडियो शेयर कर दीजिए। और 110% ये गारंटी है कि इसमें से आपके ऑलमोस्ट क्वेश्चन जो होगा आपका, ये आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन कराने जा रहे हैं आप लोग का, ठीक है। तो ऑलमोस्ट आपके सारे के सारे क्वेश्चन यहीं से भिड़ जाएंगे, ठीक है ना। तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो को प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा सभी को, ठीक है, जितने भी आपके अच्छे अच्छे फ्रेंड्स हैं, ठीक है ना। तो चलिए वीडियो की ओर चलते हैं। तो हम खंड सी को देखने वाले हैं, ठीक है। ये लघु उत्तरीय प्रश्न रहने वाला है आपका, और प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 3 अंक दिया जाएगा, ठीक है, जिनमें से आपको किन्हीं 6 प्रश्नों का उत्तर अधिकतम 150 शब्दों में आपको लिखना है, ठीक है। तो देखिए, पहला जो हो सकता है तो वो आपका नेताजी का जो चश्मा है उसी से आएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन उसमें से तय है, ठीक है ना, हर बार आता है तो इस बार भी आएगा। क्या है, सेनानी ना होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे। तो देखिए इसका आंसर किस तरह से। सेनानी ना होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन इसीलिए कहते थे क्योंकि उनके मन में देशभक्ति की भावना प्रबल थी। वह चश्मे वाला ना तो सेनानी था ना नेताजी का साथी, फिर भी वह नेताजी सुभाष चंद्र बोस का बहुत सम्मान करता था। वह सुभाष चंद्र बोस की जो मूर्ति थी वो बिना चश्मे वाली मूर्ति देखकर आघात था, ठीक है। तो उन्हें क्या हुआ था, वो देख के उसको बहुत तकलीफ लगता था, इसीलिए वह अपनी ओर से नेताजी की मूर्ति पर चश्मा लगाता था, ठीक है। उनकी इसी भावना को देखकर लोग उसे सुभाष चंद्र बोस का साथी या सेना का कैप्टन कहकर पुकारते थे। चाहे वे मजाक उड़ाने की या फिर क्या बोलते, चाहे वो मजाक उड़ाने की मुद्दा उसे कैप्टन कहते हो या फिर वे कस्बे का अगुच्छा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। शहनाई की दुनिया में डुमराव को डुमराव को क्यों याद किया जाता है। शहनाई की दुनिया में डुमराव को क्यों याद किया जाता है, ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखिए इसको आप बढ़ा चढ़ा के भी लिख सकते हैं। शहनाई और डुमराव एक दूसरे के लिए उपयोगी है। शहनाई शहनाई बजाने के लिए जिस रीढ़ का उपयोग किया जाता है वह डुमराव में सोन नदी के किनारे ही पाया जाता है। तो जो आपका जो ये है, शहनाई को बजाने के लिए जिस रीड का उपयोग किया जाता है तो वो कहाँ मिलता है, ओनली सोन नदी के किनारे, जो कि डुमराव में, ठीक है। इसके साथ ही डुमराव प्रसिद्ध शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खां का जन्म स्थान भी है। तो ठीक है, इसीलिए शहनाई की दुनिया में डुमराव को याद किया जाता है। तो आप चाहे तो आप इसको आराम से लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पर 4 से 5 लाइन होगा आपका कॉपी में, तो आप इसको बढ़ा के 7-8 लाइन आराम से लिख सकते बना के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। देखिए, पान वाले का रेखा चित्र प्रस्तुत कीजिए। तो पान वाले कौन सा चैप्टर का होगा, नेताजी का चश्मा, वही चैप्टर का है, ठीक है। क्या है, देखिए, पान वाले की दुनिया क्या है, चौराहे पर थी। तो पान वाले की दुनिया कहाँ पर थी, चौराहे पर। वह दुकान पर आने वाले को जहाँ पान खिलाता था वहीं स्वयं भी अपने मुंह में पान ठूसे रहता था। वो काला, मोटा और एक खुशमिजाज आदमी था, ठीक है। कैसा था, अगर उसका रेखा चित्र मतलब उसके बारे में बताना है, ठीक है, कि वो कैसा दिखता था, उसका व्यवहार कैसा था, उसका दुकान कहाँ पे था,
तो वही बोल रहा है, वो एक काला मोटा खुशमिजाज आदमी था और जो हमेशा अपने मुंह में क्या पान ठूस के रखता था, ठीक है। और उनका जो दुकान था वो चौराहे पर था। और वो क्या करता था, दुकान में आने वाली सभी व्यक्तियों को क्या खिलाता था, पान खिलाता था। उनकी तोंद निकली हुई थी, उनका जो पेट था वो निकला हुआ था। फिर क्या बोल रहे, जब भी कोई व्यक्ति आकर उससे कोई बात पूछता था तो वह बताने से पहले क्या करते थे, मुड़कर थूकता था, फिर बताता था। बताने के साथ साथ वह क्या बोल रहे, हंसता भी जाता था। मतलब वो बताता भी था और हंसता जाता था, ठीक है, जिससे उनकी तोंद भी थरकने लगती थी। जब कोई मोटा इंसान है तो वो अगर हंसेगा ना तो उनका पेट हिलने लगता है, तो वही बोल रहा, उसका तोंद क्या होता था, थरकने लगती थी। और उनके पान वाले लाल काले दांत खिल उठते थे। वह बात बनाने और हंसी उड़ाने में किसी भी उस्ताद था, ठीक है। वो किसी की भी जो बात बनाने में और उसका हंसी उड़ाने में क्या था, उस्ताद था। उनके साथ ही उनके भावुक भी था। कैप्टन की मृत्यु का समाचार क्या बोला, कैप्टन की मृत्यु का समाचार सुनकर स्वयं उदास हो गया था और उनकी आंखों में आंसू भर आए थे, ठीक है। वो ऐसे में जितना खुशमिजाज था, जो भी था, दूसरा का मजाक उड़ाता था, लेकिन जिस दिन कैप्टन मरा ना तो उस दिन उसके भी आंखों में आंसू आ गया था, ठीक है। जब लेखक ने पूछा कैप्टन के बारे में तो उससे क्या पता चल रहा है कि वो एक अच्छे व्यक्ति थे, पान वाला भी, ठीक है। फिर क्या बोल रहे, कविता में फसल उपजाने के लिए किन किन आवश्यक तत्वों की बात कही गई है। प्रस्तुत कविता में कवि ने फसल उपजाने के लिए मानव परिश्रम, पानी, मिट्टी, सूरज की किरणें तथा हवा जैसे तत्वों को आवश्यक कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कन्यादान कविता में माँ ने बेटी को क्या क्या सीख दी। माँ ने बेटी को निम्नलिखित सीख दी। क्या क्या दी सीख, देखिए। जैसे कि उन्होंने क्या बोला, अपने रूप सौंदर्य पर कभी गर्व ना करना, अर्थात उनकी प्रशंसा पर रिच्छक धोखे में मत रहना। दूसरा क्या बोला, आग का सदुपयोग करना। मतलब क्या है इसका, देखिए, अत्याचार एवं अन्याय का दृढ़ता से सामना करना। अन्याय और अत्याचार का क्या कर, डटकर सामना करना। नेक्स्ट क्या बोल रहे, वस्त्र और आभूषण में भ्रमित ना होना और ना अपने व्यक्तित्व खोना। क्या बोल रहे, ये वस्त्र आभूषण देखो कभी तुम भटक मत जाना, ठीक है, भयभीत मत हो जाना और अपना व्यक्तित्व ना खो देना। फिर क्या बोला, पॉइंट 4 उन्होंने बोला, अपनी सरलता, कोमलता और भोलेपन को इस तरह प्रकट ना करना कि ससुराल वाले उनका गलत ढंग से फायदा उठाए। तो ये भी नहीं बोला कि ससुराल में उतना कोमल या फिर भोलेपन का उस तरह से प्रकट नहीं होना है उतना कि उनका गलत उपयोग उठा ले, ठीक है, कौन, उनके ससुराल वाले। तो माँ ने ये सारे सीख दी है बेटी को। नेक्स्ट देखिए, गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपका, गोपियों के अनुसार राजा का धर्म ये होना चाहिए कि वह अपनी प्रजा को अन्याय से बचाए, उन्हें सताए जाने से रोके और दुख वेदना से उनकी रक्षा करे। ये एक राजा का धर्म होता है। आप इनको आराम से लिख सकते हैं कि ये जो है ये गोपियों ने बोला, ठीक है, श्री कृष्ण के से कि एक राजा का क्या धर्म होना चाहिए।
तो आप इसमें से जोड़ के अपने से लिख सकते हैं कि आप इससे क्या इस कविता से सीखे हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 45 क्या है, कभी श्वेत तो कभी रंगीन पताकाओं का क्या फहराना किन अलग अलग अवसरों की ओर संकेत करता है। कभी वाइट पताका को फहराना या फिर कोई रंगीन, तो वो किन किन अवसरों को संकेत करता है। तो देखिए इसका आंसर पढ़ते हैं। उत्तर, गंतक की परंपरा के अनुसार श्वेत पताकाएं किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु पर उनकी आत्मा को शांति के लिए शहर से दूर किन्हीं पवित्र स्थान पर फहराई जाती है। यह श्वेत पताकाएं शांति और अहिंसा की प्रतीक होती है। इन पर मंत्र लिखे हुए होते हैं। यह संख्या में 108 होते हैं जिन्हें फहराना कर उतारना नहीं जाता। जिसको फहरा कर क्या बोल रहे, उतारा नहीं, फहरा कर जिसे मतलब जिसको फहराने के बाद उतारा नहीं जाता है और वे धीरे धीरे अपने आप नष्ट हो जाते हैं। इनके साथ ही रंगीन पताकाएं किसी शुभ कार्यों को प्रारंभ करने पर लगाई जाता है, ठीक है, लगाई जाती है। तो ये है श्वेत और रंगीन पताकाएं का अलग अलग संकेत, ठीक है, अवसरों पर क्या संकेत है। फिर क्या बोले, रीढ़ या नरकट क्या है और ये कहाँ पाई जाती है। रीढ़ या नरकट अंदर से पोली होती है, जैसे देखिए जिसमें शहनाई को फूंका जाता है। रीढ़ या नरकट एक प्रकार की घास से बनाई जाती है जो डुमराव में मुख्यतः सोन नदी के किनारे पाई जाती है। तो रीढ़ या नरकट क्या है और ये कहाँ पाई जाती है। तो रीढ़ या नरकट एक पोली होती है, ठीक है, जो क्या करते हैं, जिसके सहारे शहनाई को फूंका जाता है, ठीक है। और जो ये रीढ़ जो नरकट होती है ये हमेशा कहाँ पर मिलती है, सोन नदी के किनारे, जो कि डुमराव के मुख्य तो सोन नदी के किनारे ये घास पाई जाती है। ये एक प्रकार का घास है, ठीक है। तो ये आपके कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। अब चलिए एक और देख लेते क्वेश्चन क्या है। खेती बाड़ी से जुड़े गृहस्थ बाल गोविंद भगत अपनी किन चारित्रिक विशेषताओं के कारण साधु कहलाते हैं। तो उन्हें साधु क्यों कहते हैं, जबकि वे उनके घर परिवार सब कुछ है, ठीक है। तो एक साधु, हमारे मन में साधु को सोच के क्या आता होगा कि एक साधु होगा तो वो संन्यास लिया होगा, ठीक है, उनका कोई घर परिवार नहीं होगा, वो भगवान के प्रति पूरी तरह से लीन होंगे। जबकि बाल गोविंद भगत जो थे उनका वाइफ भी था, उनका बेटा भी था और वो एक ये जीवन जीते थे, सरल जीवन, ठीक है, सादगी वाला। तो इसीलिए बोल रहा है, लेकिन किन कारणों से नो साधु कहलाए हैं, किस कारण से लोग उसे साधु कहते थे, ये जानना है आपको। तो देखिए क्या है, खेती बाड़ी से जुड़े या गृहस्थ मतलब होता है घर से जुड़ा, इसका घर परिवार सब कुछ है, ठीक है। बाल गोविंद जो है वो साधु जैसा जीवन व्यतीत करते थे। उनका जीवन सरल था, वे बहुत कम कपड़े पहनते थे, ठीक है, क्योंकि साधु जो होते हैं वो कपड़ा उतना नहीं पहनते हैं। दूसरा क्या था, वे अपना जीवन साहेब की सेवा में समर्पित कर चुके थे, इसीलिए वे आने आप मतलब अपने आप को, ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक हो गया होगा, वे अपने आप को भगवान का बंदा बताते थे। वे अपनी उपार्जित वस्तुओं को सबसे पहले कबीर साहब को मठ पर ले जाते थे। वो किसको अपना ये मानते थे, साहेब कबीर जी को, ठीक है। वहाँ से प्रसाद रूप में जो वापस मिलता था उसे ही अपना गुजारा करते थे। तो वो क्या करते थे, उसे जो भी मिलता था, ठीक है, मठ
तो वो मठ फिर ले जाते थे मठ पे, ठीक है, और वहाँ से प्रसाद के रूप में जैसा मिलता था वही वो वापस ले आते थे और उसी से अपना गुजारा करते थे। क्या है, इसके साथ ही वे अपने जीवन को भी भगवान की भगवान की देन मानते थे। वे साधुओं की तरह ईश्वर और गुरु की प्रशंसा के गीत गाते रहते थे। वे दूसरों की चीजों को व्यवहार में लाना तो दूर, छूते नहीं थे, ठीक है, छूते तक नहीं थे। और क्या बोल रहा है देखिए, यहाँ तक कि वे रगदेव से ऊपर हुए साधु थे। तो इस तरह से कुछ था किसके बारे में, बाल गोविंद भगत के बारे में। तो ये भी चैप्टर आपके एग्जाम के पॉइंट से आपको 2-3 चैप्टर बता दे रहे जो कि आपको पढ़ के बिल्कुल जाना है आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम। एक तो है ये बाल गोविंद भगत जो है, ठीक है। दूसरा आपका नेताजी का चश्मा, उसमें से आपका एग्जाम आना तय है। और वो गोपियों वाला जो कृष्ण गोपी का जो चैप्टर है, ठीक है, उसमें आपका क्वेश्चन आना एकदम 110% आपका बहुत ज़्यादा ये है, ठीक है। और ये सब क्वेश्चन और मोस्टली रिपीटेड क्वेश्चन है, तो ये सब क्वेश्चन प्लीज़ याद कर लीजिएगा कॉपी में लिख के, ठीक है। जिससे इससे रिलेटेड कुछ भी आए तो उसके बारे में कुछ तो लिख पाएंगे ना, कुछ ना लिखने से अच्छा कुछ तो लिख जाए, है ना। तो बस यही था आज का वीडियो, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और पढ़ते रहिए क्योंकि एग्ज़ाम में अब ज़्यादा वक्त बिल्कुल नहीं बचा है। तो धन्यवाद।